वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था जो कि आपका अस्थायी कण के द्वारा उत्पादों की गति की उससे रिलेटेड था, जिसमें हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे थे T1 और T2। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। करा तो यही दिया था, आंसर निकालना था। ये तुम नहीं किया था? अरे मैं नहीं किया था, तुमने तो बस आंसर निकाला था कैलकुलेशन करके, मैथमेटिक्स की थी तुमने तो। अगली हेडिंग डाले इसमें कॉम्पटन प्रभाव, और ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन इफेक्ट हेडिंग डाल दो इसको। देखो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन प्रभाव क्या है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन है ये। कौन सी अवस्था में है ये? स्थिर अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। स्थिर अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या है, कोई भी एक्स किरण का फोटोन, फोटोन है, कौन सी किरण का है? एक्स रेज फोटोन है। इस पर आकर क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रहा है। इस तरह से हमने इसको मान लिया एस एक्सिस और इसको मान लिया हमने बाई एक्सिस, इसको मान लिया एक्स और इसको मान लिया बाई। सेंटर पर रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, स्थिर अवस्था में है, एक्स किरण का, एक्स किरण फोटोन, इस पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, एक्स किरण फोटोन आपतित हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम आपतित फोटोन। क्या बोलेंगे इसको? आपतित फोटोन, ठीक है। इस पर आरोपित हुआ एक्स किरण फोटोन ने, जो कि अपने पास कितनी एनर्जी लेकर आ रहा है? E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी लेकर आ रहा होगा। इस एनर्जी को इसने कुछ एनर्जी को इसको दिया, जिससे कि इसको एनर्जी मिली, और एनर्जी की वजह से उस एनर्जी को पाकर वो इस दिशा में क्या हो गया? प्रकीर्णित हो गया। मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन, या इसको नाम दे सकते हैं हम प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे सकते हैं इसको? प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। और बची कुची एनर्जी के साथ जो फोटोन है वो इस दिशा में क्या हो गया? प्रकीर्णित हो गया। इस दिशा में क्या हो गया? प्रकीर्णित हो गया। तो इसको बोलेंगे हम प्रकीर्णित फोटोन। क्या नाम देंगे इसको? प्रकीर्णित फोटोन। प्रकीर्णन हो गया अपनी दिशा से, कि एक फोटोन अपने पास एनर्जी को लेकर आया, स्थिर अवस्था इलेक्ट्रॉन में, जो स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन था उसे टक्कर की, टक्कर करके उसको कुछ एनर्जी दी, जिससे कि वो मोशन करने लग गया और इस दिशा में प्रकीर्णित हो गया, ठीक है। और फोटोन है वो इस वाली डायरेक्शन में प्रकीर्णित हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम प्रकीर्णित फोटोन। तो प्रकीर्णन जो कोण है, ये वाला कोण, ये कहलाएगा फाई। इसको बोलते हैं जहां फाई क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कोण। क्या कहलाएगा? प्रकीर्णन कोण। अब कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत आता है कॉम्पटन विस्थापन। तो कॉम्पटन विस्थापन क्या है? तो देखो, ये अपने पास कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आ रहा है, तो एनर्जी फोटोन की हम किस तरह से लिखते हैं? E इक्वल टू एच न्यू। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू। तो यानी कि E प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लैम्बडा के, क्योंकि C इक्वल टू कितना होता है? न्यू लैम्बडा। तो न्यू के स्थान पर हम डालेंगे C अपॉन लैम्बडा, C कांस्टेंट में चला गया तो 1 अपॉन लैम्बडा, मतलब लैम्बडा बढ़ने पर एनर्जी का मान कम होगा। तो ये अपने पास कुछ एनर्जी लेकर आया, इसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य का मान है वो लैम्बडा है, बाद में इसका जो हुआ लैम्बडा डैश हुआ। तो पहले इसकी एनर्जी ज्यादा थी, उसने कुछ एनर्जी को इसमें दे दिया, तो इसकी एनर्जी कम हो गई। तो इसकी अगर एनर्जी की बात करें, पहले एनर्जी E थी, बाद में एनर्जी E डैश थी। तो पहले एनर्जी तो ज्यादा थी, बाद में एनर्जी क्या हो गई? इसकी कम हो गई। यानी कि ये कहें कि फ्रीक्वेंसी उसकी पहले ज्यादा थी, बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, या ये कहें कि लैम्बडा पहले उसका कम था, बाद में लैम्बडा डैश ज्यादा हो गया, क्योंकि इनवर्स है। एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, यहाँ पर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पे से किस में से? लैम्बडा डैश में से लैम्बडा को घटाएं, लैम्बडा में से
लैम्बडा डैश में से लैम्बडा को घटाएं तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा लैम्बडा से, और डेल्टा लैम्बडा ही कहलाता है यहाँ पर कॉम्पटन विस्थापन। जो उनकी तरंग दैर्ध्य में अंतर होगा कि पहले तरंग दैर्ध्य कम होगी, बाद में उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो उनका जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, कॉम्पटन शिफ्ट कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन कहलाएगा। तो इस डेल्टा लैम्बडा को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो इसके लिए हम मानते हैं, क्योंकि हमारा आपेक्ष की गति चल रहा है, टॉपिक चैप्टर है, और उसके अंतर्गत हम चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम सभी जगह लागू कर रहे हैं। तो इसका चतुर्विम संवेग हमने मान लिया P1 म्यू, इसका मान लिया चतुर्विम संवेग P2 म्यू, टक्कर के बाद या अभिक्रिया होने के बाद हमने इसका मान लिया P2 म्यू डैश, और P1 म्यू के संगत इसका मान लिया हमने P1 म्यू डैश। ठीक है, इस तरह से हमने इनको मान लिया। कोई दिक्कत यहां तक? और फाई क्या है यहाँ पर, प्रकीर्णन कोण, क्योंकि इस दिशा में चल रहा था फोटोन और इस दिशा में प्रकीर्णित हो गया, तो प्रकीर्णन कितने डायरेक्शन में हुआ है, कितने एंगल पर हुआ है, वो एंगल किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पर फाई से। अब यहाँ पर P1 म्यू, P2 म्यू, P1 म्यू डैश और P2 म्यू डैश, इन सभी की वैल्यू हमें देखनी है। देखो तो, अरे देखो तो, P1 म्यू कितना होगा, P1 म्यू इसके लिए लिख रहे हैं फोटोन के लिए, तो उसका संवेग P1 वेक्टर आयोटा E1 अपॉन C, इस तरह से लिख सकते हैं। P1 इसका संवेग किस तरह से लिखते हैं, लैम्बडा इक्वल टू कितना होता है, H अपॉन P, P इक्वल टू कितना होता है, डी ब्रोगली के नियम से लैम्बडा इक्वल टू कितना होता है, H अपॉन P, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, H बाई लैम्बडा, इसमें न्यू का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो H न्यू, और C इक्वल टू कितना होता है, न्यू लैम्बडा, तो ये हमने लिख दिया C, तो P के स्थान पर हम लिख देंगे H न्यू अपॉन C। ठीक है, और अब यहां पर ठीक है, H न्यू अपॉन C, और आयोटा इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू H न्यू अपॉन में कितना C। ठीक है, यहां पर न्यू और न्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए 1 नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, P2 म्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, P2 वेक्टर आयोटा E2 अपॉन C, P2 वेक्टर संवेग स्थिर अवस्था में है तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में लिख सकते हो इनको चाहो तो, H न्यू अपॉन C आयोटा H न्यू अपॉन C, इस तरह से इसको लिखेंगे P2 म्यू को, तो P2 वेक्टर आयोटा E2 अपॉन C, ये कितना हो जाएगा बताओ, P2 वेक्टर कितना है हमारे पास, संवेग शून्य, आयोटा अब स्थिर अवस्था में है तो इसका केवल इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, गतिशील नहीं है, विराम द्रव्यमान ऊर्जा होगी, इसका विराम द्रव्यमान हमने मान लिया m नॉट इंटू सी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा c, इसी फॉर्म में लिख दिया P1 म्यू डैश, ये कितना हो जाएगा, इसी को देखते हुए h पहले ऐसे लिख लेते हैं, P2 वेक्टर, ठीक है, P2 वेक्टर नहीं, P1 डैश वेक्टर आयोटा E1 डैश अपॉन C, डैश में मान रहे हैं, तो P1 डैश वेक्टर, या तो आप इनको P3 और P4 मान सकते हो एक ही में, या हमने डैश में रिप्रेजेंट कर दिया तो डैश में भी ले सकते हो, वो तो नोटेशन है आप किस तरह से लिख रहे हो। तो इसको हमने ले लिया P1 डैश वेक्टर आयोटा E1 अपॉन C, ये कितने के बराबर हो जाएगा, H न्यू डैश अपॉन C, और ये कितना हो जाएगा आयोटा H न्यू डैश अपॉन C। ठीक है, इतना हो जाएगा, इसी को देखते हुए हमने सीधा लिख दिया है। और P2 म्यू डैश वो कितना हो जाएगा, P2 डैश वेक्टर और आयोटा E2 डैश अपॉन C, कितना हो जाएगा, P2 डैश वेक्टर आयोटा E2 डैश अपॉन C, इतना ही। और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी होगी उसके पास, तो E2 कितना होगा, वैसे भी अगर हम चेक करें तो E2 कितना होगा, m नॉट C स्क्वायर ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा और प्लस में उसकी काइनेटिक एनर्जी, T इलेक्ट्रॉन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, इतना लिख दिया। तो इसमें पहले लिखें कॉम्पटन प्रभाव हेडिंग डालकर, लिखना कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत अब वो स्थिर इलेक्ट्रॉन
मिलेगा कहां पर? कोई ऐसे थोड़ी है कि एक्स किरण फोटोन को आप किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर डाल दो तो वो कहां पर मिलेगा? एक धातु की प्लेट में जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्थिर अवस्था में होता है, तो उस पर यदि वो टक्कर कर रहा है या आकर अपनी एनर्जी के साथ स्कैटरिंग कर रहा है तभी जाकर वो प्रकीर्णित हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो धातु की प्लेट पर हम इसको गिराते हैं। तो लिखना है इसमें कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत जब एक कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत जब एक निश्चित तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा, कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत जब एक निश्चित तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा, ब्रैकेट में लिख देना आवृत्ति न्यू, कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत जब एक निश्चित तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा, ब्रैकेट में लिख देना आवृत्ति न्यू का एक्स किरण फोटोन धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से प्रकीर्णित एक्स किरण फोटोन, तो धातु की सतह से प्रकीर्णित एक्स किरण फोटोन की तरंगदैर्ध्य में, तो धातु की सतह से प्रकीर्णित एक्स किरण फोटोन की तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है, पहले लैम्ब्डा था फिर लैम्ब्डा डैश था, उसमें वृद्धि हो गई है, तो वो वृद्धि इसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, इसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, यदि प्रकीर्णित होने के बाद एक्स किरण फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा डैश है तो, यदि प्रकीर्णित होने के बाद एक्स किरण फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा डैश है तो लैम्ब्डा डैश का मान लैम्ब्डा से अधिक होगा, तो लैम्ब्डा डैश का मान लैम्ब्डा से अधिक होगा, अतः इन दोनों तरंगदैर्ध्यों का अंतर लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। अतः इन दोनों तरंगदैर्ध्यों का अंतर लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। हेडिंग डालना कॉम्पटन विस्थापन की गणना, हेडिंग डाल दो कॉम्पटन विस्थापन की गणना। और लिखना है इसमें, माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा h न्यू है, माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा h न्यू है, एवं संवेग h न्यू अपॉन c है। संवेग किस तरह से निकाला है? लैम्ब्डा इक्वल टू h अपॉन p से, ऊपर लिख देना, कहीं पर भी जगह हो तो इस चीज को पेज में ऊपर जो जगह रहती है वहां पर लिख देना इस चीज को, जिससे आपको पता रहे कि p को किस तरह से निकाला है, फिर पूछोगे नहीं कि किस तरह से आया p। माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा h न्यू है तथा संवेग h न्यू अपॉन c है, तब यह फोटोन गति करता हुआ, जब यह फोटोन गति करता हुआ स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जब यह इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तब स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा m0c² व संवेग 0 है। तब स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा m0c² व संवेग 0 है। आगे लिखना, टकराने के बाद प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h न्यू डैश, टकराने के बाद प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h न्यू डैश
तथा संवेग h न्यू डैश अपॉन c होगा, h न्यू डैश अपॉन c होगा। तथा प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का संवेग p2 डैश वेक्टर एवं ऊर्जा p2 डैश होगी, p2 डैश वेक्टर स्मॉल लिखना ये वाला, p2 डैश वेक्टर एवं ऊर्जा a2 डैश होगी। नेक्स्ट लाइन से लिखना माना प्रकीर्णित फोटोन आपतित फोटोन के साथ की दिशा के साथ, माना प्रकीर्णित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा के साथ फाई कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है जिसे प्रकीर्णन कोण कहते हैं, फाई कोण बनाता है जिसे प्रकीर्णन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा पेज में ऊपर, और इसके बाद चित्र को बनाओ। पूरा इसको बनाओ, इनको रिप्रेजेंट कर देना। फोटोन के लिए P1 म्यू, यहाँ पर P2 म्यू, P1 म्यू डैश और P2 म्यू डैश, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन, प्रकीर्णित फोटोन, आपतित इलेक्ट्रॉन, आपतित फोटोन और स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन। चित्र को बनाकर इनको लिख देना। बस ये लिखना आना चाहिए आपके पास, आगे तो वो कैलकुलेशन हम चतुर्भुज संवेग संरक्षण के नियम से करते हैं। तो इस वाले फोटोन की चतुर्भुज संवेग में संवेग सदिश राशि होती है, ऊर्जा अदिश राशि होती है, ध्यान रखना। मतलब ये कहें कि P1 वेक्टर, स्मॉल P1 वेक्टर और यहाँ पर P1 डैश वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, अगर हम P1 डॉट P1 डैश वेक्टर करें तो उनके बीच का जो एंगल होगा, ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, P1 डैश cos फाई, इस तरह से खोलेगा ये, ध्यान रखना। डॉट प्रोडक्ट जब खोलेंगे तो ए बी cos थीटा से होता है, तो इस तरह से खोलेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है संवेग के लिए। ऊर्जा में कमी होगी प्रकीर्णित फोटोन की में, इससे तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी, तो तरंग दैर्ध्य में जो परिवर्तन है, यानी कि जो वृद्धि हो रही है, वही क्या कहलाएगा, क्वांटम विस्थापन कहलाएगा। उसी को हमें कैलकुलेट करना है इस चित्र की सहायता से और उन समीकरणों की सहायता से। तो बना लिया होगा आपने इसको। इसके बाद लिखना, इन चारों को लिखने के बाद, चूंकि चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से, चूंकि चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व चतुर्विम संवेग यानी कि P1 म्यू प्लस P2 म्यू वो कितने के बराबर होगा, P3 म्यू, या यहाँ पर हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P1 म्यू डैश प्लस P4 म्यू डैश, P2 म्यू डैश, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से लिख लेंगे, और P3 और P4 लिखते तो उसके हिसाब से लिख लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है। यहां पर देखो P2 म्यू की वैल्यू है वो एक तरह से अज्ञात है हमारे पास, तो P2 म्यू डैश इक्वल टू हम लिखेंगे तो P1 म्यू प्लस P2 म्यू और माइनस क्या हो जाएगा P1 म्यू डैश, ये हो जाएगा। इसका स्वयं के साथ ही अदिश गुणा कर देंगे, यहाँ पर स्वयं के साथ अदिश गुणा करने पर, स्वयं के साथ अदिश गुणा करने पर, अगर अदिश गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास
P2 म्यू डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा P1 म्यू, पहले लिख लेते हैं स्वयं के साथ अदिश गुणा माइनस के P1 म्यू डैश, इसका इसी के साथ करेंगे P1 म्यू प्लस P2 म्यू और माइनस के P1 म्यू डैश, इस तरह से लिखेंगे। इसमें दोनों का डॉट कर दिया हमने और इन वैल्यूज का हम यूज करेंगे आगे, ध्यान रखना है इनको। तो देखो इसमें इसको ओपन करते हैं, P1 म्यू का P1 म्यू के साथ करते हैं तो P1 म्यू का स्क्वायर, P2 म्यू का P2 म्यू के साथ करते हैं तो P2 म्यू का स्क्वायर, इसका इसके साथ करते हैं तो प्लस में आ जाएगा P1 म्यू डैश का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसके साथ करते हैं तो P1 म्यू प्लस P2 म्यू कितना हो जाएगा और एक आएगा P1 म्यू का, पहले लिख लेते हैं P1 म्यू का, इसके साथ करते हैं P1 म्यू डॉट P2 म्यू डॉट आएगा, ये ध्यान रखना। इसका इसके साथ करते हैं P1 म्यू का डॉट P1 म्यू डैश के साथ, इसी तरह से इसका करेंगे, इसका इसके साथ तो हो चुका था, इसके साथ करेंगे प्लस P2 म्यू डॉट P1 म्यू प्लस में इसका इसके साथ हो गया था, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस में आएगा P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश डैश। अब इसका इसके साथ नहीं हुआ था, माइनस के P1 म्यू डैश डॉट P1 म्यू, इस तरह से हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा P1 म्यू डैश डॉट P2 म्यू, इस तरह से हो जाएगा P1 म्यू डैश और P2 म्यू, और इनका यहां पर हो गया था, इस तरह से हो जाएगा। तो P1 म्यू का स्क्वायर प्लस P2 म्यू का स्क्वायर प्लस P1 म्यू डैश का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसमें 2 टाइम्स टर्म है, ये वाली देखो P1 म्यू और P2 म्यू, P1 म्यू और P2 म्यू, इस तरह से अदिश गुणा क्रमबद्ध में होता है तो इसको हम 2 टाइम्स ऑफ लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ P1 म्यू डॉट P2 म्यू, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इस वाली को ये दोनों लिख दी। अब इसको देखते हैं माइनस के P1 म्यू और P1 म्यू डैश, P1 म्यू और P1 म्यू डैश माइनस माइनस है तो इसको और इसको 2 टाइम्स लिख दिया P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश, और ये वाली भी 2 टाइम्स है तो इसको भी हमने 2 टाइम्स लिख दिया P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश, A डॉट B इक्वल टू B डॉट A होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर P2 म्यू डैश का जो स्क्वायर है वो हमारे पास इतना आ गया, इक्वेशन नंबर पर डाल देना 5, यहां तक करो इसको। अब सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।